सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके पास ऐसा ब्लूप्रिंट है कि सीट वाइज आपके पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार आपने किया है जो सीटें आप ज्यादा ले आए। जरूरी ये नहीं है कि 2 लाख मतों से जीतें, जरूरी यह है कि 2,000 मतों से भी जीतना बहुत आवश्यक होता है। तो कहीं ना कहीं खामियाजा रहा उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में। मुख्यमंत्री के बिना मर्जी के प्रत्याशी उतारे गए। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे जहां भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से विरोध भी किया, लेकिन उसको राष्ट्रीय नेतृत्व ने नहीं माना। प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष करते आए वो नहीं है चौधरी साहब में। चौधरी साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक उपचुनाव होता है और उन्हीं के क्षेत्र में उपचुनाव होता है, वो हार जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रदेश अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां लगता है कि अपनी खींचतान में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे करेंगे। और अधिकतर आप देखा जा रहा है कि आप मोहन भागवत जी किसी भी प्रदेश में जाएं, लेकिन उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश में आए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता होती है, 2.5-2.5 घंटे बैठ के वार्ता होती है। तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की महत्ता अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री से बहुत अलग है। जी चाहे वो बिल्कुल। रणनीति को लेकर के हो, चाहे चुनावों को लेकर के हो। जहां योगी जी को अलग राज्यों में, चाहे लोकसभा विधानसभा के चुनावों में रैलियां करने के लिए भेजा जाता है, और वो इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मान के चलती है कि वो वोटों को बदलने में या वोट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने के लिए निश्चित तौर से एक बड़े नेता हैं। और उन्हीं के राज्य में यदि हो जाए कि 8% वोट कम हो जाए और इतनी सारी लोकसभा की सीटें कम हो जाएं, तो सवाल खड़े होंगे ही। रणनीति भारतीय जनता पार्टी को बदलनी पड़ेगी। लेकिन ये फिर मैं कह रहा हूं कि इस इलेक्शन से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। 5 समाजवादी पार्टी में थी, 3 भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2 घटक दलों के पास थी। यदि 5 सीट से एक भी कम समाजवादी पार्टी की रह जाती है, तो निश्चित तौर से अखिलेश यादव पर सवाल खड़े होंगे। क्योंकि कई चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव ने, लोकसभा का पहला चुनाव है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए इतनी अच्छी स्थिति में लड़ा और जीता। तो अखिलेश यादव के ऊपर भी तमाम सवाल खड़े होंगे इस विधानसभा उपचुनाव के बाद। और योगी जी की ये महत्ता जरूर निश्चित तौर से कहेगी कि 2027 के चुनाव में क्या वो भूमिका लौटाई जाएगी। जो बार बार सीटों को वितरण को लेकर के मुख्यमंत्री को अलग थलग कर दिया जाता है, या संसदीय सहमति जो राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है, एक ऐसा नेता जो पूरे देश में दौड़ता है आपकी पार्टी को वोट दिलवाने के लिए, यदि ऐसा नेता संसदीय दल की सहमति में न हो राष्ट्रीय स्तर पर, तो तमाम ऐसे सवाल खड़े जो बार बार मीडिया के माध्यम से होते हैं कि गुजरात लॉबी, उत्तर प्रदेश लॉबी में 36 का आंकड़ा है, अमित शाह इनको पसंद नहीं करते हैं, तमाम ऐसे सवाल खड़े हैं कि प्रधानमंत्री रूप में अमित शाह नहीं देखते हैं, लेकिन देश की जनता योगी जी को देखती है। तो ये बहुत सारी ऐसी जगह यदि बिल्कुल। आप माइक्रो लेवल पर समीक्षा करेंगे तो जरूर पाएंगे इसको लेकर के कि योगी जी को अलग थलग करने के लिए कुछ लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो निश्चित तौर से उनको अलग थलग करना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं रुख करूंगा अब दिलीप यशवर्धन जी का। जिस तरीके से साफ तौर पर कांग्रेस ने इस चुनाव से अपनी राहें अलग कर ली थी, पहले उम्मीदें लगाई जा रही थी कि उपचुनाव में शायद 2 सीटों पर चुनाव लड़े कांग्रेस, पर उसके बाद साफ कर दिया उसने कि वो इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगी, ये सिर्फ वो सपा को सपोर्ट करेंगी और सपा के प्रत्याशी जो होंगे वही इस चुनाव को लड़ेंगे। आखिर इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? जिस तरह से कांग्रेस को जम्मू कश्मीर पर मुंह की खानी पड़ी, हरियाणा में मुंह की खानी पड़ी, तो अब झारखंड विधानसभा है, चुनाव है, उसके बाद महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव है। तो उन दोनों चुनावों को देखते हुए शायद ये फैसला लिया गया, या कुछ अलग कारण रहा इसका? नहीं, देखिए, जो अन्य राज्यों के चुनाव है वहां पर कांग्रेस कहीं हारी है, कहीं मेहनत कर रही है अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, वो सारी चीजें अपनी जगह है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। और उत्तर प्रदेश में अभी जो लोकसभा चुनाव में अलायंस था समाजवादी पार्टी के साथ, और ये तय है कि समाजवादी पार्टी के आगे कांग्रेस की छवि उत्तर प्रदेश में उतनी अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन बहुत कमजोर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अलायंस के साथ इस बार चुनाव में उन्होंने अच्छा किया। और गाजियाबाद और खैर सीट जहां से कांग्रेस अपने प्रत्याशी लड़ाना चाह रही थी, वहां, सॉरी, जो 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 दिया समाजवादी पार्टी ने इनको, उन सीटों पर कांग्रेस ने साफ कहा कि हमारा संगठन मजबूत नहीं है। जब संगठन मजबूत नहीं है तो प्रत्याशी उतारने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस को देखते हुए ये कांग्रेस का एक अच्छा फैसला था कि 9 सीटें, अगर कांग्रेस एक आध सीटें जीत भी जाती तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता।
और एक आध सीटें जीत जाने से इनको समाजवादी पार्टी के साथ टकराव की स्थिति पैदा हो जाती। तो बेहतर यही है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक स्थिति को देखते हुए इन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया, तो जनता की नजर में भी एक ये विश्वास पुख्ता हो जाएगा कि जो कांग्रेस और समाजवादी का अलायंस 2024 के चुनावों में था, वो अलायंस आगे भी चल रहा है। तो जनता के मन में ये विश्वास बैठाने के लिए मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पर कांग्रेस का ये डिसीजन ठीक है और समाजवादी पार्टी के फेवर में। हाँ बिल्कुल, अब मैं रुख करूंगा संजय कृष्ण जी का। संजय कृष्ण जी, जिस तरीके से साफ तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन चुनावों के अंदर भी लगातार टारगेट कर रहे हैं कि संविधान को बचाना है, हर एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये जिक्र किया जा रहा है, उसी के बेस पे ये चुनाव लड़ना है, हमें बाबा साहेब का जो एक नारा है उसको पूरा करना है, अपने संविधान को बचाए रखना है, सौहार्द बनाए रखना है, और साथ तौर पर जो है बीजेपी पे तंज कसते हुए वो नजर आते हैं। तो यहां पर भी वो लोकसभा वाला कार्ड जो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। संविधान बचाना है की बातें इतनी ज्यादा हो रही है कि मुझे लगता है लोग संविधान इस चीज को समझ रहे हैं। मुझे ये बात समझ में आती है, संविधान एक किताब है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो समय के अनुसार बार बार हम बदलते रहते हैं। जब से संविधान बदला तब से लगातार उसमें निरंतर बदलाव होता रहता है। उस बदलाव को अगर संविधान बदलना कहा जाता है तो बड़ा हास्यप्रद। मैं ना इसको बड़े छोटे अच्छे से एग्जाम्पल से देकर समझाता हूँ। एक पहले मित्र से मेरी बात हो रही थी, मैंने उनको भी ये समझाया था कि सपोज हमारे पिताजी ने एक घर बनाया, उस अपने जमाने के हिसाब से उन्होंने उसको सफेद रंग कराया था। आपने आप बड़े हुए, आपने कार्यभार संभाला, अपना घर संभाला, तो आपने अपने पसंद से नीला रंग करा दिया क्योंकि नीला रंग फैशन में है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ घर बदल गया, घर का रंग बदला। आपकी माँ सिलबट्टे पे मसाला पीसती थी, आप अपनी बेगम के लिए मिक्सी लेके आए, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपने घर बदल दिया। आपने समय अनुसार, जरूरत अनुसार घर की चीजों को बदला।